खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ठेकेदारों ने जलदायक कार्यालय में घुसकर AN से की हाथापाई। फर्जी बिलों पर साइन करवाने की कोशिश के लगे आरोप। अंबेडकर नगर की घटना को लेकर राजकारण में बाधा की हुई FIR। परीक्षार्थी ने टेबल पर मोबाइल रखकर खुलेआम की नकल। कला कॉलेज की घटना का वीडियो सामने आने पर टर्म टेस्ट किया रद्द। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर ली समीक्षा बैठक। डिप्टी CM दिया कुमारी ने पिनान में केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत। और तेज बारिश में जगह जगह भरा पानी और प्रबंधों की फिर खुली पोल। वहीं ADM ने जर्जर अस्पताल भवनों का किया निरीक्षण। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रामीण खंड द्वितीय NCR कार्यालय में AN के साथ हाथापाई और राजकारण में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीपली का बास निवासी वर्तमान में PHED प्रतापगढ़ उपखंड में कार्यरत AN मोहर सिंह मीणा ने रिपोर्ट करवाई है। इसके अनुसार वे 7 जुलाई की दोपहर अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय में सरकारी काम कर रहे थे। इसी दौरान मैसर्स गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि कैलाश दौलतराम और उनके साथ आए अन्य लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ हाथापाई की, साथ ही सरकारी काम में बाधा भी डाली। AN मीणा ने आरोप लगाया कि यह ठेकेदार उनसे फर्जी बिलों पर साइन करवाना चाहते थे। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव करवाया। उधर वैशाली नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। कॉलेज में 4G सेमेस्टर के इतिहास विषय के टर्म टेस्ट के दौरान विद्यार्थी खुलेआम टेबल पर मोबाइल रखकर नकल करते नजर आए। उस वक्त क्लास में शिक्षक भी मौजूद थे। कमरे में CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और कॉलेज प्रबंधन ने विषय के टर्म टेस्ट को रद्द कर दिया है। बताया जाता है कि कला महाविद्यालय में 2 जुलाई को इतिहास विषय की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा थी। सामने आए वीडियो में स्पष्ट है कि कई विद्यार्थी मोबाइल पर संबंधित विषय खोलकर आराम से अपनी कॉपी में लिख रहे थे। कुछ छात्रों ने यह वीडियो बनाया है, साथ ही यहाँ CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। उधर खुलेआम नकल करने के मामले में शिक्षा बचाओ आंदोलन की ओर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे लोगों को पुलिस ने रोक दिया। इसके पीछे अनुमति नहीं होने की बात कही गई। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने बताया कि उन्हें नकल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन इसे लेकर निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और लापरवाही मिलने की स्थिति में निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नकल इस तरह की है नहीं, ये मिड डे टर्म टेस्ट है और इसके बारे में मेरे को तो अभी तक किसी ने संज्ञान में आया नहीं। अखबार के द्वारा ही मुझे पता चला है, तो उसकी मैं जांच कर रहा हूँ। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। तो जांच कब तक हो जाएगी, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? वो संबंधित आदमियों को दे रखी है, वो 1-2 दिन में देंगे तो हम बता देंगे। जो जिस आदमी ने इस तरह की वीडियो बनाने की कार्रवाई, जिस संकाय सदस्य उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में सामूहिक नकल कराई जा रही थी। इसी प्रकार की घटनाओं से परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही उच्च स्तर पर ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। जैसे मोबाइल से परीक्षाओं की नकल की जा रही है, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है और बच्चे जब नकल से पास होंगे तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। आप शिक्षाविद हैं, कॉलेज की लड़ाई लंबे समय से लड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अलवर के आर्ट्स कॉलेज में अभी 2 जुलाई को इतिहास का एक पेपर था और उस दिन खुलेआम एक सामूहिक नकल का केस आया है, जिसकी अखबारों में भी जानकारी मिली है। इसी के साथ साथ जब हमने और जानकारी की तो इस कॉलेज में पहले भी
कई बार बच्चे हैं वो सामूहिक नकल कर रहे हैं, मोबाइल से नकल कर रहे हैं, और ये भी पता चला है कि पेपर भी विद्यार्थियों को मोबाइल पे ही भेजे जाते हैं। कोई उनको प्रिंटेड पेपर है परीक्षा के लिए नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा एक ढंग का आपराधिक कृत्य है, और इसके लिए मुख्य जो जिम्मेदार है वो कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक है, परीक्षा समिति और फ्लाइंग स्क्वाड के जो शिक्षक है। सर, मेरा सवाल ये कि परीक्षा रूम में मोबाइल ले जाना सख्त मना होता है। तलाशी के बाद विद्यार्थी परीक्षा रूम में जाते हैं, फिर सभी विद्यार्थियों के पास मोबाइल कैसे पहुंचे? क्या इसमें कॉलेज प्रशासन मिला हुआ है? बिल्कुल, ये देखिए लापरवाही के साथ साथ में इसमें कॉलेज प्रशासन की और जो शिक्षक जिम्मेदार शिक्षक है उनकी एक मिलीभगत लगती है। और ये सचमुच में उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेज शिक्षा के लिए बहुत ही एक काला धब्बा है। और शिक्षा बचाओ आंदोलन ने आज अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा एवं श्रीमान नायक महोदय कॉलेज शिक्षा को ज्ञापन भेज करके पेपर लीक करके जो सामूहिक नकल की घटना करवाई है प्राचार्य ने और जिम्मेदार लोगों ने, उनके खिलाफ कड़ी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्थित पिनान रेस्ट एरिया में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा बैठक ली। यहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और एसपी सुधीर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए एक्सप्रेस वे के संचालन, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी का मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे का दौरा है और वो सभी जगह सारे पैकेजेस भी बहुत सभी जगह वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, टीम्स भी यहाँ पर हैं। और ये वैसे बहुत बड़ा काम हुआ है। केंद्र सरकार ने जो जिस तरह से मुंबई और दिल्ली की दूरी कम की है, मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की। इससे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन चुका है ये, क्योंकि जो मुंबई और दिल्ली की दूरी कम होने से हमारी ट्रेड में भी वो ज्यादा होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, टूरिज्म भी बढ़ता है, इससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो अब ये आज पधार रहे हैं मंत्री जी, तो उनका स्वागत है। ये लोग लगातार इसमें जो हादसे हैं, जैसे दिल्ली से ये जो हाईवे है कोटा की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम? नहीं, सरकार ने तो काफी कुछ किया है सर। हमारी जैसे वैसे तो ये NHAI के पास है, लेकिन हम लोग भी जो स्टेट PWD है वो हम लोग भी लगातार जो एक सर्वेलेंस होता है, एम्बुलेंसेज हैं, और आपने देखा होगा जितने भी ये एम्यूनिटीज है, रोड साइड एम्यूनिटीज, यहाँ पर भी पूरा एक मेडिकल यूनिट है जो कि अगर कोई भी हादसा हो तो तुरंत वहाँ पहुंचे और वहाँ पर उनका इलाज हो तुरंत ही। जो इमरजेंसी सर्विसेज है बहुत अच्छी हम लोगों ने भी बढ़ाई है। और ये रोड इसीलिए वो देखने आ रहे हैं कि इसकी क्वालिटी में कमी ना आए, तो अब क्योंकि काफी साल भी हो गए तो इसमें, और वैसे इसका लगातार आप देखेंगे कि रेनोवेशन भी चलता रहता है, लापरवाही नहीं होती कि ये रोड में कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अब आपने देखा होगा ये अपने वो लग गए हैं कि जिससे स्पीड भी लोग नहीं ज्यादा बढ़ सकते, जगह जगह पे वो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें, CCTV कैमरा लगे हुए हैं, जितना सरकार कर सकती है सरकार कर रही है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि जो वाहन चालक हैं उनको भी ध्यान रखना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बहुत खुली रोड है, अच्छी रोड है, हम फास्ट जाते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। हमको वही स्पीड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। सीट बेल्ट आगे भी और पीछे भी, हाईवे में पीछे वालों को भी सीट बेल्ट पहनना चाहिए, और जो भी है आराम से चलाएं गाड़ी, इंटॉक्सिकेशन में ना चलाएं। कुछ भी ऐसा है मतलब फिर आप इतनी सारी रोड साइड एम्यूनिटीज है, रेस्ट कर लें, ज्यादा थकान हो जाती है तब भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, नींद आ रही होती है तब भी नहीं चलानी चाहिए। इसका फैक्टर रोड सेफ्टी दोनों की जिम्मेदारी, पैसेंजर की भी जिम्मेदारी और हाँ प्रशासन और सरकार की भी जिम्मेदारी, मिलकर अच्छा काम करेंगे तो हम लोग सफल होंगे। अभी दूसरा के अंदर बड़ा हादसा हुआ, एक बस में आग लग गई, कई 8 से 10 लोग जो है कोई जिंदा चल गए। नहीं, बिल्कुल उस पे कर रहे हैं। अभी एक बार
उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और उसमें जो भी रीजन रहा होगा उसका डेफिनेटली हम लोग कुछ करेंगे। अधिकतर जो यहाँ पर स्लीपर कोच जो बसें चलती है इसमें जो है लगातार आगजनी की घटनाएं देखने को नहीं, ये जो इशू बार बार हो रहा है इस पे भी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और क्या रीजन है उसको भी हम लोगों ने काफी कुछ तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी अगर ऐसा होता है तो उस पे भी पूरी तरह से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होगी, जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई होगी। अलवर में बुधवार को 1.5 घंटे तक हुई तेज बारिश से पानी निकास के इंतजामों और दावों की पोल खुल गई है। यहां जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया और स्वर्ग रोड और मेहताब सिंह के नौरा सहित कई सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। यहां अनेक दुकानों में भी पानी घुस गया। वहीं चिकानी, बहादुरपुर, अकबरपुर और मालखेड़ा सहित अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी है। जिला अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को आने जाने में भारी कठिनाई हुई। तेज बारिश के बाद नगर निगम के नालों की सफाई के दावों की पोल खुल गई। उधर मानसून की पहली जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं गोपाल टॉकीज और गायत्री मंदिर रोड पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए और लोगों को आवाजाही में कठिनाई हुई। वहीं बारिश का पानी कई दुकानों में भी घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालों की सफाई नहीं होने के कारण हर बारिश में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। वहीं गायत्री मंदिर रोड पर भरे पानी में एक कार गड्ढे में फंस गई। साथ ही पैदल चलने वाले लोग घुटनों तक पानी में होकर निकलने को मजबूर बने रहे। इसके अलावा रेडीमेड शॉप, सैलून और टी स्टॉल सहित कई दुकानों में पानी घुस गया। इससे दुकानदारों का सामान भीग गया और कारोबार प्रभावित हुआ। करीब 2.5 घंटे के बाद सड़क से पानी उतरा तो दुकानदारों ने खुद ही नाली से बाहर आए कचरे को साफ किया। वहीं खुले और क्षतिग्रस्त सीवर मैन होल के कारण हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। गायत्री मंदिर रोड के दुकानदार शेखर सैनी, राजकुमार, बबलू सैन, रिंकू वर्मा और विष्णु सैनी ने अपनी परेशानी की जानकारी दी। साथ ही आयुक्त सोहन सिंह से पानी निकासी की व्यवस्था करवाने की अपील की है। उधर आयुक्त के निर्देश पर मौके पर जोन प्रभारी राकेश शर्मा और सेक्टर प्रभारी सुरेंद्र कुमार यहां पहुंचे, जिन्होंने सफाई कर्मियों को बुलाकर सड़क के दोनों नालियों की सफाई शुरू कराई। लेकिन नालियों के ऊपर पक्का निर्माण होने के कारण सफाई ढंग से नहीं हो पाई है। गायत्री मंदिर रोड है ये, इसमें जब भी बरसात आती है पानी भर जाता है, दुकानों में घुस जाता है। दुकानदार को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि दुकानदार खुद को नले की गंदगी वो सारी बाहर आ जाती है और उसको साफ सफाई में 2 घंटा खराब हो जाते हैं, तो 3 घंटे बाद पानी उतरता है यहाँ से। तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नालों की सफाई 4-5 साल हो गए, नहीं तो 3 साल कांग्रेस के राज में नहीं हुई थी, और ये बीजेपी के राज तो मुसलमान बिल्कुल भ्रष्ट है, क्योंकि आज तक कोई नाले में से कोई कचरा ही नहीं निकालना है। सारे दुकानदारों की दुकानदारी सारी ठप हो जाती है और आने जाने वाले को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और सारे धंधा ठप हो जाता है। बच्चे को कैसे पालें। और वहीं अलवर शहर में मानसून से पूर्व सरकारी भवनों का निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की टीम सर्वे कर रही है। बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश डागुर ने अलवर शहर के 3 अस्पतालों का दौरा किया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जर्जर भवनों में मरीज देखने और स्टाफ के बैठाने से बचा जाए। उधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडीएम डागुर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर मानसून से पूर्व सरकारी चिकित्सालय, आंगनबाड़ी और स्कूलों का सर्वे कराया जा रहा है। अलवर जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आवश्यक मरम्मत के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा महिला अस्पताल में जर्जर आउटडोर के चलते इसे नवीन हॉस्टल में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। जैसे कि राज्य सरकार के निर्देश हैं, हमारे जिले के जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, विद्यालय हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनका मानसून पूर्व एक समस्त हमारे जो अधिकारी हैं, एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सबसे एक सर्वे कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसा कोई भवन जो जीर्ण शीर्ण, जर्जर या कुछ प्लास्टर गिरने की स्थिति हो, वहाँ पर न तो हमारे पेशेंट रखे जाएं, न हमारे बच्चे रखे जाएं, न ही आंगनवाड़ी के छोटे बच्चे रखे जाएं। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक सामान्य रूटीन इंस्पेक्शन आज किया है। इसमें जिला अस्पताल में कुछ 2-3 जगह ऐसी मिली हैं जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है, तो मेरे साथ ऐसी पीडब्ल्यूडी भी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो उनके जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जल्द से जल्द उनकी मरम्मत कार्य करें। यदि कोई ऐसी स्थिति है जहां मरम्मत में टाइम लगने की संभावना है या कोई टेंडर प्रक्रिया से गुजरना है, तो उसके लिए हमने तत्काल
ये सुनिश्चित करने के लिए पीएमओ साहब को कहा है कि ऐसे जर्जर कक्षों में न तो स्टाफ को बिठाया जाए न पेशेंट को रखा जाए। गौरतलब है कि कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में हाली प्लास्टर और उसके साथ छत का पंखा गिरने से चिकित्सक एवं एक बालिका जख्मी भी हो गए थे। अलवर में प्लॉट के बदले 63 लाख रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराने का मामला सामने आया है। अशोका टॉकीज के पास मोबाइल की दुकान चलाने वाले कालाकुआ के मोहित जैन ने इसे लेकर रिपोर्ट करवाई है। जैन का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट के एग्रीमेंट कर 63 लाख रुपए ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। साथ ही अब रकम भी नहीं लौटा रहा है। अब दुकानदार ने प्रॉपर्टी डीलर सहित 5 लोगों के खिलाफ अलवर के ततारपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि कारोबारी ने समय पर पैसा नहीं दिया था। उधर मोहित कुमार जैन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में ततारपुर चौराहे पर स्थित 5 प्लॉट का सौदा छैल बिहारी से किया था। सौदे के तहत मोहित ने आरोपी छैल बिहारी को कुल 63 लाख रुपए दे दिए और दोनों के बीच एग्रीमेंट भी हो गया। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने का समय आया तो आरोपी ने मोहित को बताया कि इस जमीन पर कोर्ट से स्टे आया हुआ है। इसके पीछे उसने अपने पार्टनर के बीच आपसी विवाद को कारण बताया। साथ ही एग्रीमेंट की अवधि को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया। जैन का आरोप है कि एग्रीमेंट का समय पूरा होने के बाद भी छैल बिहारी रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहा है। साथ ही राशि भी वापस नहीं लौटाई है। इनका एक पेपर में ऐड आया था, ये आया था 15/12/2024 को पेपर में ऐड आया था कि ये गुलमोहर कॉलोनी के नाम से एक सोसाइटी लेके आ रहे हैं। उसमें पूरी कवर सोसाइटी होगी और उसका जो रेट होगा वो 9,000 रुपये वर्गज होगा। तो मैंने इनसे पहले एक प्लॉट लिया था। इन्होंने मेरे को एक प्लॉट का एग्रीमेंट कर दिया था। फिर उन्होंने मेरे से ये बोला था कि आप यदि और प्लॉट लोगे तो हम आपको रजिस्ट्री के टाइम पे जो भी होगा वो हम ये आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको निकलवा देंगे। तो ऐसे करके मैंने इससे 5 प्लॉट ले लिए और मैंने इसको 65 लाख रुपए दे दिए। 65 लाख रुपए जो मैंने इसको दिए थे वो 50 लाख रुपए मैंने इसको एनएफटी करी थी और 15 लाख रुपए कैश दिए थे। अब जब इसका टाइम आया, रजिस्ट्री का टाइम आया, तो ये आनाकानी करने लग गया कि उस पर स्टे लगा हुआ है, जबकि स्टे इसका जो पार्टनर है उसने लगा हुआ है। इसकी जो फर्म है वो छैल बिहारी किलाड़ के नाम से है और इसका जो पार्टनर है श्रीनिवास एंटरप्राइजेज के नाम से है। इन दोनों ने मिला भगत करके उस पर स्टे लगवा दिया ताकि मेरी रजिस्ट्री ना हो पाए और ये पैसे को आगे बढ़ा दें। ऐसे करके इन्होंने मेरे को 2 एग्रीमेंट कर दिए थे डेट बढ़ाने का। लास्ट जो एग्रीमेंट हुआ था वो 31/12/2026 का हुआ था कि 26 तक मैं आपको रजिस्ट्री करके दे देंगे। यदि रजिस्ट्री नहीं होगी तो आपका पेमेंट आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके पास गया रजिस्ट्री के लिए तो उसने मेरे को साफ मना कर दिया कि मैं रजिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा, मैं उस ज़मीन को सेल करूंगा। ये ज़मीन सेल होगी जब भी आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। मैंने इससे बोला कि सर क्यों? उन्होंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये घटना है कहाँ की? ये ततारपुर चौराहे की है, मेन रोड की। टोटल कितने वर्ग गज खरीदा आपने? मैंने तो खरीदे थे 1,1600 कुछ वर्ग खरीदा था मैंने इससे। आपने एफआईआर वगैरह भी करी है? एफआईआर अभी अभी मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो यहाँ ये ततारपुर में ही है, कोर्ट वहीं पे चला हुआ है मुंडावर की तरफ। पहले भी इनका कोई ऐसे मामले? ये इसके तो 33-34 फ्रॉड केस ऐसे ही है। ये इसका काम ही यही है, ये एक लड़की को रखता है अपने साथ। यदि कोई इससे ज़्यादा आनाकानी करता है तो ये SC/ST का केस लगवा देता है और इसके कम से कम नहीं तो 30 से 35 मामले चले हुए हैं। क्या नाम था इसका? छैल बिहारी किलाड़। इनका एक गिरोह बना हुआ है जो ये काम को करता है। इसमें इसका जो पार्टनर है एक उमेश नाम है, एक ओम प्रकाश है, ये खुद छैल बिहारी है और जो खातेदार का नाम है वो शांति बाई है और एक तुलसीराम है। मैंने तुलसीराम जी के पास फ़ोन करा कि अभी 2-3 महीने पहले कि सर मेरी रजिस्ट्री करवा दो आप। मैंने इसको पैसे दे दिए तो इसने मेरे को साफ मना कर दिया कि आप जानो और छैल बिहारी जानो। उधर प्रॉपर्टी डीलर के अनुसार मोहित ने समय पर राशि नहीं दी थी, जबकि वे रजिस्ट्री कराने को तैयार थे। यदि अब भी पूरी राशि दे दी जाए तो रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। अलवर शहर में 15 साल के स्कूल छात्र का दिन दहाड़े किडनैप कर मारपीट के आरोप सामने आए हैं। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने छात्र को जबरन गाड़ी में डाला और इसके बाद लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट की। साथ ही अलग अलग जगहों पर ले जाकर जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही नाले में धक्का देकर फरार हो गए। मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार का है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार छात्र 7 जुलाई की सुबह स्कूल गया था। छुट्टी के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे एक पार्क के सामने
वह अपने साथी को उतार रहा था। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार 3 नामजद आरोपी पहुंचे और उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले लिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर शहर में पिछले 2 दिनों से लगातार गोवंश के अवशेष और मृत गोवंश मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। सोमवार रात को ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाली पुलिया के पास गोवंश के अवशेष मिलने के बाद गो भक्तों ने जेल चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मंगलवार रात को 11 बांध में खुले में मृत गोवंश पड़े मिले। उसके बाद नगर निगम के कमिश्नर रात को ही मौके पर पहुंचे और गोवंश के अवशेष दफनाए गए। बजरंग दल के प्रतिनिधि प्रेम राजावत ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता देर रात 11 बांध पहुंचे। यहाँ अनेक गोवंश के अवशेष पड़े थे। बताया जाता है कि यहाँ मृत गोवंश को सीधे ही डाल दिया जाता है। बुधवार को एक शिष्टमंडल नगर निगम कमिश्नर से मिला। वार्ता में तय हुआ कि भविष्य में किसी भी मृत पशु को खुले में नहीं फेंका जाएगा, बल्कि उन्हें उचित प्रक्रिया के तहत दफनाया जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने सिटी सीओ अंगद शर्मा से भी मुलाकात की, जिन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर गुरुवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे। अलवर में विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का धरना 1 माह से जारी है। जिला अध्यक्ष राजवती ने बताया कि सभी आशा सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगे उठाई जा रही हैं, लेकिन 1 माह से धरना देने और कार्य बहिष्कार करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है। राजवती ने कहा कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। सर, ये हमारा धरना कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं, लगातार कंटिन्यू चलता जा रहा है। हम लोग मतलब रैली भी निकाल रहे हैं और विज्ञापन भी देते जा रहे हैं सबको। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही सुनवाई हुई है। कल हमने हमारे केंद्रीय जो विधायक जी है अलवर के, वन मंत्री जी है, उनको संजय शर्मा उनको दिया था विज्ञापन, और वहाँ से थोड़ा आश्वासन दिया गया है कि तुम्हारी जो मांगे हैं उनको आगे पहुँचाई जाएंगी। उनने टाइम भी दिया है कि भाई 1-2 दिन के अंदर। अब थोड़ी उम्मीद लग रही है कि हाँ अभी हमारी बातें शायद आगे होंगी, आगे पहुँचेंगी या सरकार तक पहुँच पाएगी और हमको थोड़ा मतलब होगा हमारी मांग की पूरी कंप्लीट होंगी। वहीं धरना प्रदर्शन में पूनम मीणा, संजू मीणा, बीना देवी, चंदा देवी, हेमलता, सुनीता, शीला, नवीन, मनीषा और सरला यादव आदि की मौजूदगी रही। अटल हिंदू शक्ति संगठन की ओर से हर मंगलवार को मांस, मछली और अंडे की बिक्री सहित होटलों और ढाबों पर भी पाबंदी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शाम को भगत सिंह चौक से प्रारंभ होकर रेलवे स्टेशन के आसपास के बाजारों में यह अभियान चला। संगठन के जिला महामंत्री तेज सिंह यादव ने सर्व समाज से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम में सहभागिता करें, साथ ही मंगलवार को मांसाहारी पदार्थों का प्रयोग न करें। व्रत एवं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अतः हम सभी नागरिकों से निवेदन विनम्र अनुरोध करते हैं कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रत्येक मंगलवार को मांस, मछली एवं अंडा आदि की दुकानों को स्वेच्छा से बंद रखने में सहयोग प्रदान करें। भाजपा नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव आमंत्रित करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। वर्मा ने बताया कि फिलहाल विभिन्न धर्मों में अलग अलग कानून है, लेकिन सबको समानता का अधिकार जरूरी है। इसी वजह से राजस्थान में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। सर, राज्य सरकार द्वारा यूसीसी को लेकर आम लोगों से विचार विमर्श सलाह ली जा रही है। कितना जरूरी है ये बिल? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, यूसीसी जो बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, यह आर्टिकल 44 में आता है और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसको दर्शाया गया था। लेकिन कुछ कारणोंवश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे समाज की प्रक्रिया है, जो देश है, जो भारत देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन कानून सबका सम्मान होना चाहिए। उस सम्मान कानून को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में जब चुनाव लड़ा था तब भी ये घोषणा की थी कि हम यूसीसी बिल लेके आएंगे, सबका सम्मान अधिकार होगा। उस कानून को बनाने के लिए एक तैयारी की जा रही है। उस तैयारी के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा सब अपने व्यक्तियों से जो लोग राय देना चाहते हैं वो राय ले रहे हैं कि यूसीसी बिल में आपकी क्या भूमिका, आप क्या चाहते हैं। क्यों? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब इनके शादी ब्याह होते हैं तो अलग अलग नियम कानून है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण
सबको समानता से काम हो और एक कानून हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी बिल लेके आएगी। तो सवाल ये होता है कि जो गुजरात है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, कई राज्यों में तो लागू हो चुका, हाँ। राजस्थान में इतनी लेट क्यों है? अभी भाजपा की सरकार है, क्या कारण? सर देखिए, कांग्रेस तो ओनली जब अंग्रेजों का शासन था, जब गोवा में लागू हुआ था, और अब जो ये ड्राफ्ट की तैयारी हो रही है, उत्तराखंड में तैयारी हो रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और पूरे देश में सभी राज्यों से इस पे राय मांगी गई है कि आप अपने अपने धर्म वाले हैं, जो सांसद हैं, जो जिनका धर्म लोग मानते हैं, वो अपने धर्मों के हिसाब से राय दें। सबसे बड़ी बात है कि शादी हिंदू का लड़का करता है, वो अपने संविधान के हिसाब से करता है। मुस्लिम में शादी होती है तो वो अलग नियम होते, सिख शादी होती है अलग होते, और दूसरे समुदाय के लोग होते अलग होते। ये ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का विजन है कि एक राष्ट्र, एक संविधान, एक नियम, एक कानून, आर्टिकल 44 को पूरे भारत में लागू किया जाए। ये सीधी बात है इसमें। उन्होंने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे देशराज वर्मा ने कहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए राम मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करवाई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की चोरी की घटना नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, अयोध्या में बड़े संघर्ष के बाद मोदी शासन में राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने उसमें उद्घाटन किया, नींव रखी, ट्रस्टी बनाए जी। और अब वही ट्रस्टी चंदा चोरी कर रहे हैं जी। तो प्रधानमंत्री चौकीदार है, चौकीदार के पहरेदार ही चोरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आरोप आप किसी पे भी लगा दो, ये ठीक है कि ये प्रकरण चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करना आम आदमी की सोच से परे है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी का विजन था राम को लाएंगे और राम का विराजमान होगा, वो हमने विराजमान किया। कांग्रेस और दूसरे सत्ता नहीं चाह रही थी, लेकिन देखिए जब कोई बड़ा संगठन या बड़ा कोई काम होता है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप इस तरह के आचरण लगते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसकी जांच हो रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सबको साफ सुथरा से भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए मोदी सरकार और सनातनी सदा आगे है और ये जो आरोप लग रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए, सब कह रहे हैं इसमें। सर, इसमें विपक्षी पार्टी को क्या लेना देना है? विपक्ष नहीं, आम हिंदू, आम सनातनी हिंदू धर्म जो आस्था रखते हैं भगवान राम में और मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उनके पैसे पे डाका डाला है ना, कांग्रेस के पैसे पे तो डाला नहीं, राम भक्तों पे डाला है। तो राम भक्त वो परेशान है, या हिंदू धर्म है कि जब उनके पैसे की जब चोरी हो रही है तो फिर मंदिरों में क्यों चढ़ावा दिया जाए? तो इस तरह से एक लोगों के मन में विचार आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बाकी मंदिरों की बात अलग है, लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें कम से कम चोरी या घटना या गलत काम नहीं होना चाहिए? देखिए लोग बता रहे हैं, लेकिन हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं और जब हिंदू धर्म की आस्था हमारे भगवान राम है, कृष्ण है और देवता है, और हम लोग जाते हैं तो श्रद्धा से हम लक्ष्मी जी का वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं कि जिससे किसी देख रेख की जाए और इसको मंदिर को साफ सफाई रखा जाए, अच्छा रखा जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। अब ठीक है, किसी कारणवश से कोई व्यक्ति इस तरह की घटना कर रहा है, जांच हो रही है उसकी, लेकिन हिंदू राष्ट्र होने के नाते मैं आज कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी है उसको दोषी सजा दी जानी चाहिए और मोदी जी का विजन है कि राम राज है तो राम राज होगा। जो काम किया है उसको दुराचारी को सजा मिलेगी, लेकिन भगवान राम की रक्षा के लिए हिंदू सनातन सदा उनके साथ है, साथ रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी सीधे अयोध्या मंदिर जाते हैं, उद्घाटन करो, तमाम कार्यक्रमों गए, ध्वजारोहण में गए, तो उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के नाम जो चर्चा में ट्रस्टी लाए गए वो प्रधानमंत्री जी की निगाह में थे, प्रधानमंत्री जी की सलाह से हो गए। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चोरी कर रहा है, तो फिर सवाल किससे के? सोनिया गांधी से पूछा जाए? देखिए सोनिया गांधी जी भी हमारे ही देश में है, अच्छा बात है कि प्रजातंत्र में लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्षी लोग विरोध करना चाहिए और विरोध होता है जब भी जांच होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को हर काम में जोड़ना, प्रधानमंत्री जी को हर काम में जोड़ना ये भी पक्ष की गलत बात है। हाँ ठीक है, कुछ हुआ है, जांच हो रही है, जांच हो रही है तो उसमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, दोषियों को सजा मिल जाएगी। लेकिन सनातन धर्म को खंडित नहीं किया जाए। सनातन धर्म को लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो आज भी राम को मान रहे हैं और आने वाले समय भी राम की पूजा होगी, क्योंकि हम
जब से इस भारत में रहे हैं राम राज्य की स्थापना की परिक्रमा करते हैं और राम राज्य स्थापना होगी और वो काम हो रहा है। सर आपको लगता है कि इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है जी वो सरकार का अधीन होना चाहिए, बड़े अधिकारियों का अधीन होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? किसी को आप प्राइवेट व्यक्ति को वहां बैठा दो वो फिर चोरी करेगा तो फिर छवि खराब होगी। और सनातन हिंदू धर्म जो मानते हैं, जो वहाँ अयोध्या मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, लाखों प्रतिदिन जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को आघात होगा। आपको लगता है कि सरकार को कंट्रोल डायरेक्ट रखना चाहिए, लेन देन की व्यवस्था भी सरकार अपनी निगरानी में रखे और खर्च भी अपनी निगरानी से करे? देखिए पत्रकार महोदय, हम सामाजिक प्रणाली है, जब किसी काम को करते हैं जब उसके दुष्परिणाम आते हैं। अब जैसे ही कोई दुष्परिणाम आए तो सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें संज्ञान लेंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी बड़े जज का बैठाना और बड़े ऐसे लोगों के, ईमानदार लोगों को दोबारा से नियुक्ति करके वहां बैठाया जाएगा और दोबारा से सारी चीजें होंगी, ऐसा भावना चल रही है, संभावना चल रही है और जांच भी चल रही है। लेकिन अच्छा होगा अब आने वाले, ठीक रहा, समय से पहले कोई चीज का ज्ञान हो जाता है और उसमें पूर्ण सुधार हो जाए और सुधार होने के बाद उस परिकल्पना को पूर्ण रूप दिया जाए, यही सनातन धर्म की प्रक्रिया है। और हम सब लोग इसमें पक्ष में हैं कि जांच हो के अच्छा काम हो जाए, राम राज की स्थापना है, राम मंदिर का बड़ा देखभाल हो। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अलवर के प्रजापति मोहल्ला सुरसागर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को शिव मंदिर से कलश यात्रा एवं प्रतिमाओं की नगर भ्रमण यात्रा ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश लेकर शामिल हुई। कथावाचन महेश शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। वहीं 12 जुलाई को हवन यज्ञ एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 10 और 11 जुलाई को इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न आयु वर्गों में सिंगल्स, डबल और मिश्रित वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता के दौरान अलवर जिले की टीम का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 22 जुलाई से जयपुर और अगस्त में अलवर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education.
BL Public School is not merely an educational institution, but a dynamic center of values, discipline, and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating, and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित आयुष्मान भवन जर्जर हालत में पहुंच गया है। भवन में गहरी दरारें आने के कारण इसे गिराव घोषित कर खाली करा दिया गया है। पहले इस भवन में 108 एम्बुलेंस चालक एवं कंपाउंडर रहते थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी शिफ्ट कर दिया गया है। भवन की दीवारों में लगातार बढ़ती दरारें चिंता का विषय बनी हुई है। बरसात का मौसम शुरू होने से खतरा और बढ़ गया है। आयुष्मान भवन के पीछे से अस्पताल परिसर का रास्ता गुजरता है, जहां से लोगों का आवागमन भी बना रहता है। ऐसे में यदि भवन का कोई हिस्सा अचानक गिरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए जर्जर भवन को शीघ्र ध्वस्त किया जाना चाहिए। उधर उमरण BCMO ग्रीस जाजो ने बताया कि समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा चुका है। हाल ही में लगे ग्रामीण सेवा शिविर में भी जानकारी देने के बाद इसे कंडम घोषित कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा SMD विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्वेता अग्रवाल रही। साथ ही बोर्ड के कनिष्ठ लिपिक कमल, अधिकार मित्र रेखा महलावत और प्रधानाचार्य सीमा शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्वेता अग्रवाल ने ट्रांसफॉर्मेटिव ड्रग्स अभियान के तहत जागरूक किया। विद्यार्थियों को संदेश दिया कि नशे को ना कहे, अपने सपनों को हाँ कहे। वहीं PLV रेखा महलावत ने नशा मुक्त भारत अभियान में सहयोग करने और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचने के टिप्स दिए गए। साथ ही पोक्सो और एसिड अटैक से जुड़े विधिक प्रावधानों और प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता आदि की जानकारी दी गई। अलवर शहर के वार्ड 22 में कई दुकानदार और निवासी कचरे को नाले या सड़क पर डाल देते हैं, जबकि यहां रात्रि में नगर निगम की ओर से ऑटो टिपर भी आता है। जागरूक दुकानदार दिन भर का कचरा संग्रहण कर टिपर में डालते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, जिससे गंदगी का आलम बना रहता है। दुकानदार राजकुमार, विष्णु कुमार और रिंकू बैरवा के अनुसार बहुत से दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कचरा संग्रहण कर ऑटो टिपर में डालने की अपील की है, जिससे गायत्री मंदिर मार्केट स्वच्छ बना रहे।
ऑटो टिपर आता है रात की मार्केट में, रात को कंटिन्यू आता है, रेगुलर आता है, तो दुकानदार लोग उसका यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनसे अपील करता हूँ कि उसको यूज़ करें ताकि गंदगी ना फैले, नाले में कचरा नहीं रुके, पानी का बहाव चलता रहे। दुकानों का कचरा ऑटो टिपर में ही डालें। अकबरपुर क्षेत्र में बुधवार को जोरदार बरसात के बाद मुख्य मार्गों में पानी भर गया। वहीं खरीफ की फसल के लिए बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। अकबरपुर क्षेत्र में काफी दिनों बाद मानसून की पहली बरसात देखने को मिली है। उधर तेज गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि खरीफ बाजरे की सूखती फसल को यह बारिश जीवन दान देगी। उधर क्षेत्र के निवासी अजय यादव ने बताया कि दोपहर बाद काले घने बादल छा गए एवं रिमझिम बरसात हुई। करीब 1 घंटे बाद आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिर गया और लगभग 45 मिनट तक उमरैन, सिलीसेड़ और धर्मपुरा आदि क्षेत्रों में तेज बारिश देखने को मिली। बाजरे की फसल में, ज्वार की फसल में बहुत अच्छा रहेगा। इस समय फिर अभी रासायनिक खाद लोग यूरिया डालेंगे तो फसल बहुत अच्छी पैदावार करेंगे। लोगों की उम्मीद के अनुसार बहुत अच्छी समय पर बरसात हुई, तो किसान भाई बहुत खुश हैं और उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अच्छी बरसात है, कितनी देर से हो रही है? काफी लंबे समय तक ऐसा लग रहा है मौसम और बहुत समय बाद हुई है। ये मानसून की पहली अच्छी बारिश है। इससे बाजरे की फसल में, ज्वार की फसल में बढ़िया फायदा मिलेगा। उधर बरसात का मौसम शुरू होते ही सिलीसेड़ तिराहे पर जल भराव की समस्या एक बार फिर सामने आ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तिराहे पर वर्षों पहले बनाया गया नाला अवरुद्ध होने के कारण बारिश का पानी नहीं निकल पाता। इससे सड़क पर पानी भर जाता है और राहगीरों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी दिनेश शर्मा ने बताया कि सिलीसेड़ तिराहे पर करीब 12 वर्ष पहले पानी निकासी के लिए नाला बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसके अवरुद्ध हो जाने से बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा है। उन्होंने कहा कि सिलीसेड़ अलवर का प्रमुख पर्यटन स्थल है और बरसात के मौसम में यहाँ पर्यटकों की आवाजाही भी रहती है। ऐसे में अवरुद्ध नाले की जल्द सफाई कराकर पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सिलीसेड़ तिराहा है। सिलीसेड़ तिराहे पे लगभग 12-13 साल पहले यहाँ नाला का निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ पे नाला को अवरुद्ध कर दिया, जिसके द्वारा यहाँ आने जाने वाले लोग बागों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ सिलीसेड़ जो अलवर जिले का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, उसको भी प्रशासन ध्यान में नहीं रख रहा। इसके लिए आगामी जो बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है उसमें पर्यटक किस तरह से आएंगे। ये अलवर का सबसे बड़ा यहाँ पे आरटीडीसी का होटल, सारी चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी की जो एएन मैडम है, ममता मैडम, उनसे संपर्क किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैंने भगतपुरा ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और एलडीसी महोदय से मैंने संपर्क किया। उन्होंने भी मना कर दिया कि ये हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारे पास इसका कोई बजट नहीं आता है। अब ये दोनों डिपार्टमेंटों के बीच में ये नाला अटका पड़ा है, जिससे आमजन परेशान हो रहे हैं। और वहीं अलवर जयपुर नेशनल हाईवे पर अकबरपुर बस स्टैंड के समीप सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालक और राहगीर परेशान होते हैं। बरसात के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे को चौड़ा करने का काम पिछले करीब 2 वर्षों से जारी है, लेकिन धीमी गति के कारण सड़क अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। उधर अकबरपुर बस स्टैंड के अलावा यही स्थिति साहोड़ी और उमरैन क्षेत्र में देखने को मिल रही है। विशेष रूप से उमरैन बस स्टैंड पर बने गहरे गड्ढों के कारण खतरा बना हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम बड़ौदा में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जिले भर में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार के कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीमा राजपूत ने बताया कि मांगों पर विभाग एवं सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ज्ञापन में नियमित रूप से हर माह 1 से 10 तारीख के बीच मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने, मोबाइल रिचार्ज और पोषाहार वितरण सहित अन्य कार्यों के बकाया भुगतान आदि मांगे शामिल हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगे भी रखी गई हैं। हमारी सारी बहनें उप तहसील में बड़ौदा में आए हुए हैं। हमने आज विज्ञापन दिया है, अपनी सारी मांगे रखी गई हैं। हमको एकजुट मानदेय मिला जाए, आधे आधे टुकड़ों में ना देकर एक जगह दिया जाए, और रिटायर होने पर हमको 10 लाख एक मुफ्त रकम दी जाए और हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हमको हर एक काम के लिए ना लगाया जाए। हमको चुनावों में लगाया जाता है, हमको सर्वे में लगाया जाता है,
हम कोई इंसान नहीं है क्या सर जी? हमारा तो कुछ दुख है ना, मानदेय हमको मिलता नहीं है, काम के लिए हमको तैयार रखते हैं, तो आप बताओ हम कैसे काम करें? तो सब कार्यकर्ता थोड़ी कह देते, कोई कहते, कोई हंस के रह जाती, कोई रो के रह जाती है। सरकार हमारी तरफ देखती क्यों नहीं है? बड़दोमेव कस्बे के हाई स्कूल स्थित श्री हनुमान जी महाराज मंदिर में मंगलवार को विशाल आयोजन हुआ। यहां श्री हनुमान जी महाराज की सवमणि एवं विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान अरोड़ा समाज द्वारा अमरजीत कोचर को युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने की घोषणा की गई। वहीं कोचर का अभिनंदन भी किया गया। बड़दोमेव थाना परिसर की बदहाल स्थिति लगातार सामने आ रही है। बारिश के बाद थाना परिसर और पुलिस बैरकों में जल भराव, टपकती छतों और सीलन की समस्या बनी हुई है। वहीं बैरक में करीब 1 फुट लंबा सांप निकलने से खलबली मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए सांप को मार दिया। उधर लगातार हो रही बारिश के कारण थाना परिसर में जगह जगह पानी भर गया है। पुलिस बैरकों की छतों से पानी टपकने के कारण कमरों में सीलन फैल गई है और फर्श पर भी पानी जमा है। साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इसके चलते थाना परिसर से जल निकासी बैरकों की छतों की मरम्मत कराई जाए। नियमित साफ सफाई एवं फोगिंग की जरूरत बनी हुई है। शांति कुंज हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ में रोजाना चलने वाले निशुल्क भोजनालय के लिए खैरतल क्षेत्र एवं स्थानीय अनाज मंडी से 115 कट्टे अनाज भेजा गया है। इसके लिए वाहन रवाना किया गया। इस अवसर पर खैरतल मंडी के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, सचिव आयुष गोयल, समाजसेवी शिवचरण गुप्ता सहित कैलाश झालानी, रमेश गुप्ता, विद्यासागर, लालचंद अग्रवाल, घनश्याम गुप्ता और छोटेलाल यादव आदि मौजूद रहे। RDNC मित्तल फाउंडेशन द्वारा संचालित अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा देवखेड़ा एवं खुदनपुरी मिडिल स्कूल में प्रवेशोत्सव मनाया गया। साथ ही समर कैंप के दौरान तैयार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन भी मंगलवार को एक कार्यक्रम में हुआ। कम्युनिटीज की संस्थापक आरुषि मित्तल ने बताया कि समर कैंप में कक्षा प्रथम से 6ठी तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। उधर प्रवेशोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि RDNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल, विशिष्ट अतिथि आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल सहित संस्थापक आरुषि मित्तल की मौजूदगी रही। इसके अलावा देवखेड़ा प्रधानाध्यापिका कृष्णा मीणा और खुदनपुरी प्रधानाचार्य विजेंद्र सिंह नरुका सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कैरवा जाट में सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों ने सोलर कंपनी द्वारा 33 kV लाइन डालने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि निजी सोलर प्लांट के तहत ग्राम आबादी क्षेत्र के अंदर से 33 kV लाइन को डाला जा रहा है और इसके लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं। साथ ही पानी की पाइपलाइन को भी तोड़ दिया गया है। कई जगह केवल रास्ते में ही पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही 33 kV लाइन को स्कूल के गेट के ऊपर से डालने के कारण हादसे की आशंका भी है। इसके चलते स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घाट में अटल ज्ञान सेवा केंद्र का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी हुआ। यहां विधायक सुखवंत सिंह ने ग्रामीण सेवा शिविर में सहभागिता कर नागरिकों की समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। उधर गोंदगढ़ स्थित आवास पर विधायक ने नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इनके निदान के निर्देश भी दिए गए हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत CMHO अलवर की फूड सेफ्टी टीम ने MIA में वरुण बेवरेज लिमिटेड पर कार्रवाई की है। यहां स्टिंग एनर्जी ब्रांड की 62,000 बोतल कैफिनेटेड बेवरेज एवं 30,200 कैन सीज की गई है। CMHO डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव, विश्वबंधु गुप्ता और अशोक कुमार लखेरा की टीम यहां पहुंची। इस दौरान इस ड्रिंक पर भ्रामक सूचनाएं अंकित पाई गई। ऐसे में नमूने लेने के बाद सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला और बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठेकेदारों ने जलदायक कार्यालय में घुसकर AN से की हाथापाई। फर्जी बिलों पर साइन करवाने की कोशिश के लगे आरोप। अंबेडकर नगर की घटना को लेकर राजकारण में बाधा की हुई FIR। परीक्षार्थी ने टेबल पर मोबाइल रखकर खुलेआम की नकल। कला कॉलेज की घटना का वीडियो सामने आने पर टर्म टेस्ट किया रद्द। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर ली समीक्षा बैठक। डिप्टी CM दिया कुमारी ने पिनान में केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत।
और तेज बारिश में जगह जगह भरा पानी और प्रबंधों की फिर खुली पोल। वहीं एडीएम ने जर्जर अस्पताल भवनों का किया निरीक्षण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।